student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 8 के लिए है, जिसमें आप चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें इंडिया यानी इंडिया एंड मॉडर्न एज, मतलब इंडिया और उसके मॉडर्न एज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ पार्ट मतलब कुछ टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया है और आज हम मतलब नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जो कि है सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। मतलब हम लोग तो मतलब हिस्ट्री है जो हमारा, हम लोग कैसे पता लगा पाते हैं कि उस टाइम में ऐसे पीपल रहते थे, उनका सोशल लाइफ ऐसा था, उनका इकोनॉमिकल लाइफ ऐसा था, वो उनका पॉलिटिकल एरिया ऐसा था। इस सब चीज का हम लोग कैसे पता लगा पाते हैं? एक तरह से फिर से हम लोग एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। मतलब क्या हिस्ट्री क्रिएट, मतलब उस समय को फिर से एक बार क्रिएट करते हैं। इसका यही मतलब हुआ ना, मतलब रिकंस्ट्रक्शन हिस्ट्री। तो ये हम लोग कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री आर क्वाइट एक्सटेंसिव। वी स्पेशली हैव plenty of literary and document sources as compared to archaeological sources. Before discussing the sources that are available for reconstruction of modern Indian history, we need to understand the difference between primary and secondary sources. अब देखिए, हम लोगों के पास बहुत सारा सोर्सेज अवेलेबल है जिससे हम लोग हिस्ट्री को पता लगा पाएंगे कि उस समय में क्या था। और ये भी लिटरेरी सोर्सेज, मतलब जो भी लिखा हुआ सोर्सेज, मतलब किताब हुआ या कुछ हुआ, उस सोर्सेज से वो सोर्सेज हम लोगों के पास बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। मतलब जो खुदाई वगैरह से प्राप्त होता है वो सब चीज से वो सब भी एविडेंस है, मगर वो लिटरली वाला जो एविडेंस है वो बहुत ज्यादा है हम लोगों के पास, एक्सटेंसिवली अवेलेबल है हम लोगों के पास। अब देखिए, जो सोर्सेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो काइंड्स ऑफ सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है और सेकेंडरी सोर्सेज क्या है? प्राइमरी सोर्सेज, देखिए प्राइमरी सोर्सेज जैसे आज कोई मतलब फेनोमेना कर रहा है, मतलब आज कोई घटना घटा, यहाँ आज कोई घटना घटा, उस घटने के बारे में मैंने कुछ लिख दिया। मतलब मान लीजिए यहीं पे ये स्कूल है, इस ग्राउंड स्कूल के कैंपस के बाहर एक घटना घटित हुआ, वहां फिर मैंने उस घटना को अपनी आंखों से देखा है और फिर मैं उसको लिख दिया, वहां ये घटना हो रहा है, यहाँ पे अभी हुआ है, आज के डेट में ये घटना हुआ है, इस समय पर ये घटना हुआ। अब 10 साल या 15 साल या 20 साल या 50 साल बाद ये जो मेरा जो क्या बोलते हैं, ये जो लिखा है मैंने, उसको अगर कोई पढ़ेगा तो वो प्राइमरी सोर्सेज हो जाएगा। मतलब क्या, जो एज इट इज लिखा हुआ है, जो घटना जो हो रहा है वो उसी के समान लिखा हुआ है, उसको इंटरप्रेट या अनुमान लगा के हम उस घटना के बारे में नहीं पता लगा रहे, वो डायरेक्टली हमको पता लग रहा है जो हाँ ये घटना हुआ था, इस समय हुआ था, इस दिन हुआ था। तो वो इस टाइप के जो भी सोर्सेज हैं वो डायरेक्टली जो हम लोग उससे पता लगा पाते हैं जो हाँ ये चीज अगर हुआ है इस टाइम में, तो उसको प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं। देखिए, जैसे प्राइमरी सोर्सेज आर फर्स्ट हैंड, माने पहला फर्स्ट हैंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और कंटेम्पररी अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट दैट हैव बीन ओरिजिनली क्रिएटेड बाय समवन एंड आर नॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी अदर वर्क। अब देखो, ये फर्स्ट हैंड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने आज जो लिखा, ये तो ओरिजिनल है, जो मैंने लिख दिया, अगर इसको एज इट इज, जैसे किसी का कोटेशन होता है, हम लोग बोलते हैं ना हाँ ये कोट किया था, जैसे गांधी जी ने कोटेशन दिया था, सत्य मतलब सत्य और अहिंसा का हम लोगों को पालन करना चाहिए, ये एक कोटेशन उन्होंने दिया था गांधी जी ने। तो वैसे ही तो वो एज इट इज वो बात बोले थे। उसी तरीका से मैं जो अभी कोई भी घटना के बारे में यहाँ पे लिखूंगा तो वो ओरिजिनल एक तरीका से वो ओरिजिनल ही होगा, उसको इंटरप्रिटेट करके अगर मान लो जो मैंने घटना लिखा, उस घटने को कोई दूसरा आदमी पढ़ रहा है तो वो तो सही समझ रहा है, मगर पढ़ के फिर से दूसरा आदमी को बता रहा है तो वो जो कुछ माइनर उसमें चेंजेस आ जाएगा, मतलब वो खुद से भी कुछ जोड़ देगा, कुछ इंटरप्रिटेशन खुद से भी करके वो उसमें ऐड कर देगा, तो वो प्राइमरी सोर्सेज में नहीं आ जाएगा। जैसे मैंने एक बुक पढ़ा, एक
मतलब एक कोटेशन पढ़ा जिसको किसी ने बोला था, या कोई घटना के बारे में पढ़ा जिसको किसी ने लिखा था, और मतलब वहां पे जो घटना जो हो रहा था वहीं पे वो खड़े होकर लिख रहे थे। अब मैंने उस चीज को पढ़ा तो मैंने वो चीज को तो अच्छी तरीके से पढ़ लिया, मगर मैं जब किसी दूसरे व्यक्ति को उस घटना के बारे में बताऊंगा तो उस घटना का जो भी क्लाइमेक्स है उसमें कुछ चेंज आ जाएगा। तो वो जो चेंज आएगा तो वो प्राइमरी सोर्सेज में नहीं आएगा, वो सेकेंडरी सोर्सेज में चला जाएगा, तो ये ओरिजिनल नहीं रहेगा। दे रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल व्यू पॉइंट ऑफ पार्टिसिपेंट और ऑब्जर्वर। ये इंडिविजुअल व्यू पॉइंट, जैसे मैंने लिखा तो मेरा ही व्यू पॉइंट बताएगा और मेरा ही ऑब्जर्वेशन बताएगा, हाँ ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, यही मेरा व्यू पॉइंट है, मैं मतलब ये घटना। ऐसा नहीं है तो मतलब मेरा व्यू पॉइंट छोड़ के किसी दूसरे का व्यू पॉइंट भी बताने लगेगा, ये प्राइमरी सोर्सेज में नहीं आएगा। प्राइमरी सोर्सेज में वही आएगा जो मेरा व्यू पॉइंट, मतलब जो ऑब्जर्वर है उसका व्यू पॉइंट बता रहा है। They are used as first-hand evidence by historian. First-hand evidence की तरह इसको historian यूज करते हैं। They included diaries, official record, manuscript, letter, interviews, autobiography, memoirs, court records, survey, research study, artifacts, clothing, building, etc. ये सब चीज जो है ये मतलब क्या बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं। जैसे डायरीज में जो भी हम लोग कोई भी डायरी जो अपना लिखता है, तो जैसे हम लोग कोई आप लोगों में से कोई डायरी अपना लिखते होंगे, क्या करते होंगे, एक दिन रोज लिखते होंगे, यानी तो सप्ताह में एक दिन लिखते होंगे। तो जो रोज लिखने वाला होता है वो सुबह से लेकर शाम तक उसने क्या क्या काम किया, अच्छा काम क्या किया, उसमें क्या उस काम में और डेवलपमेंट क्या हो सकता था, क्या एडिशन ऐड कर सकते थे, वो सब काम के बारे में वो लिखता था, तो वो ओरिजिनल लिखता था। ऐसा नहीं मैंने आज जो काम किया मैंने आज पढ़ाया, अगर मैं आज डायरी लिखूंगा शाम में तो मैं ये भी लिखूंगा कि मैंने आज पढ़ाया है इस क्लास के बच्चे को, वीडियो के थ्रू पढ़ाया है। तो ये ओरिजिनल मतलब फिनोमिना है, ऐसा नहीं है मैंने इमेजिनेशन से इसको बनाया है, ये ओरिजिनल फिनोमिना है। तो डायरी लिखना, मैंने मतलब हस्तलिपि या हस्तलिपि जो कोई पहले के किंग्स वगैरह क्या होते थे जो मतलब किसी चीज पे लिखवा दिया जाता था, या मतलब कॉपर्स प्लेट्स वो इन सब चीज पे लिखवा दिया जाता था। तो ये सब चीज पे जो लिखवाया जाता था वो किंग्स वगैरह का नाम लिखा जाता था, और बाकी वो जो किंग्स मतलब करता था उसके बारे में लिखा जाता था। तो ये ओरिजिनल हुआ। इंटरव्यूज भी एक तरह का ओरिजिनल। ऑटोबायोग्राफी, अपने बारे में पूरा वृत्तांत लिखता है वो। मेमोराइज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मेमोरीज होता है वो। कोर्ट रिकॉर्ड, कोर्ट का जो रिकॉर्ड होता है, हम लोगों का जो न्यायालय का जो रिकॉर्ड होता है वो भी एक फर्स्ट हैंड या प्राइमरी सोर्सेज में आएगा। सर्वे, रिसर्च स्टडी, ये सब चीज प्राइमरी सोर्सेज में आता है। सेकेंडरी सोर्सेज क्या है? सेकेंडरी सोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया ना, जो मैंने जो घटना लिखा उसको आपने पढ़ा और वो पढ़ के आप दूसरे को बता रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सोर्सेज। उसमें कुछ आपने अपना ऐड कर दिया, एज इट इज आपने नहीं बताया, उसको ऐड कर दिया। सेकेंडरी सोर्सेज आर वर्क दैट इंटरप्रेट और एनालाइज हिस्टोरिकल इवेंट और फिनोमिना बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज के आधार पर इंटरप्रेट किया जाता था या उसको एनालाइज करके एक कंक्लूजन निकाला जाता था, उसको सेकेंडरी सोर्सेज में रखा गया है। They discuss the primary sources by conveying the experience of others. अब देखिए जैसे 4-5 हिस्टोरियन बैठ गए, अब चारों पांचों ने एक ही डॉक्यूमेंट पढ़ा, अब वो डॉक्यूमेंट एक ही डॉक्यूमेंट से चारों पांच एक निष्कर्ष निकालते हैं जो हाँ उस समय ऐसा हुआ था, चलो ठीक है, तो गलत क्या हुआ था और सही क्या हुआ था, और जो सही है आज हम लोग उसको अडेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो रिजल्ट वगैरह निकलता है ये सब चीज सेकेंडरी सोर्सेज में आ जाता है। ये व्यू पॉइंट होता है, एनालाइजर का व्यू पॉइंट होता है, ना ऑब्जर्वर का व्यू पॉइंट है। जो एनालाइज करता है उसका व्यू पॉइंट है, और जो ऑब्जर्वर यानी जो लाइव उस घटना को देख रहा है उसका व्यू पॉइंट नहीं है, ये एनालाइजर का व्यू पॉइंट है। दे एनालाइज एंड व्यू वैल्यू ऑफ इवेंट इन द प्राइमरी सोर्सेज। वैल्यू उसमें जो अच्छी चीज होते हैं उसको मतलब निकालते हैं, एंड ऑफर ए न्यू एंगल टू द ओरिजिनल इनसाइट बाय ड्राइंग कंक्लूजन और ओपिनियन। अब देखिए ये अच्छे चीज को निकालते हैं, उसको नया एंगल देके हमारे सामने प्रस्तुत कर देंगे या हमारे साथ रिप्रेजेंट कर देंगे, हाँ ये चीज को आप फॉलो करिए तो आपको और अच्छा होगा। तो वो जो नया व्यू पॉइंट देके जो ये
सेकेंडरी सोर्सेज में रखा जाता है। और जैसे ऑटोबायोग्राफी था, प्लॉट रिपोर्ट था, सर्वे था, लेटेस्ट इंटरव्यू था, वो प्राइमरी सोर्सेज था। उस तरीका से ही कुछ सेकेंडरी सोर्सेज के भी एग्जांपल है। दे इंक्लूडेड बिब्लियोग्राफी, जर्नल आर्टिकल, एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, रिव्यू, न्यूज़पेपर आर्टिकल, ऐसे etc। अब देखिए जर्नल आर्टिकल, देखिए जर्नल आर्टिकल माने किसी चीज को, जैसे अभी हम लोगों का जो गवर्नमेंट है, किसी अगर मान लीजिए इंडिया और यूएसए में कोई मतलब डील हो रहा है, डील साइन हो रहा है, तो उस डील में क्या क्या है प्रॉपरली ओरिजिनली वो नहीं निकल के आता है सामने, उस डील का रिलेटिव चीज निकल के आता है। मतलब हाँ ऐसा चीज है उसमें, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम लोगों के सामने कभी भी नहीं आता है। जो दो देशों के बीच जो ये साइन होता है, किसी भी चीज पे डील होता है, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैनर से होता है, उसको मतलब बाहर नहीं आने दिया जाता। हाँ उसका रिलेटिवली कुछ मतलब कुछ व्यू पॉइंट आ जाता है, मगर वो एज इट इज नहीं आता है। तो वही जो मतलब ये इंटरव्यू वगैरह है या जर्नल आर्टिकल, डिक्शनरी वगैरह, डिक्शनरी में आप लोग देखिएगा तो एक ही वर्ड का बहुत सारा मीनिंग दिया है। तो मतलब एक ही वर्ड का बहुत सारा मीनिंग दिया है, और उस मीनिंग में जो अच्छा सा मीनिंग है उसको निकाल के आप मतलब अपने सेंटेंस में यूज करते हैं या किसी भी तरह से यूज करते हैं। वैसे ही हिस्टोरियन बहुत सारी चीजों को पढ़ के कंक्लूजन निकालते थे, और कंक्लूजन निकाल के उसका मतलब बेस्ट जो कंक्लूजन रहता था वो हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर देते थे। तो यही सेकेंडरी सोर्सेज हुआ। जो फर्स्ट मतलब प्राइमरी सोर्सेज के बेसिस पे जो बनाया गया है उसी को सेकेंडरी सोर्सेज बोलते हैं। सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया का क्या सोर्स आप देखिए, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मेड इट वेरी कन्वीनियंट फॉर राइटिंग प्रिंट रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस। देखिए प्रिंटिंग प्रेस का ये इन्वेंशन हो चुका था। प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन हो चुका था, तो मान लीजिए कोई 200 साल पहले कुछ आर्टिकल लिखा या कुछ कोई घटना के बारे में लिखा, अगर उस समय प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो एक बार लिख के छोड़ दिया जाता। तो बार बार एक आदमी 100 बार एक चीज को नहीं लिखता है, एक बार ही वो आदमी लिख दिया उसको छोड़ दिया। अगर वो सही सलामत है तो हम लोग जान पाएंगे हाँ उस समय में ये चीज होता था। मगर अगर वो किसी भी कारण से वेनिस्ट हो गया, नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम लोग नहीं जान पाएंगे। इसी तरह अगर प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था उस टाइम में, तो एक बार आदमी लिख दिया, उसको जेरॉक्स कर लिया है, उसको 100 या 200 कॉपी या 500 या 1000 कॉपी जेरॉक्स कर लिए उस टाइम में। अब वो 500 या 1000 कॉपी में एटलीस्ट एक कॉपी तो ऐसा होगा जो अभी भी हम लोगों के पास अवेलेबल होगा या अभी भी अवेलेबल है मतलब हम लोगों के पास। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो निर्माण हुआ वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हम लोगों का ये जो सोर्सेज है इसको मतलब कैरी करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल को ये किया है, प्ले किया है। लिटरेरी सोर्सेज, बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब प्रिंटिंग प्रेस के निर्माण होने से बहुत ज्यादा आने लगा। All are important literary sources for understanding the past. They do not only brought the world closer by acting as a means of indirect communication and reach out to the masses, but also provide significance and extensive detail about the people and their times. अब देखो ये जो निर्माण हो गया, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, यहाँ पे जो न्यूज़पेपर वगैरह थे, मैगजीन वगैरह थे, इससे क्या होता था, ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का बेस है। क्या मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब मैं और किसी के बीच अगर डायरेक्ट वार्तालाप होता है उसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, तो बोला जाता है। मगर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन उसको ऐसा चीज को बोला जाता है जहां मैंने तो बोल दिया या लिख दिया, अब वो उसको बहुत सारे आदमी पढ़ रहे हैं या मतलब सुन रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के मतलब कैटेगरी में आ जाता है। मतलब डायरेक्टली मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, मगर मेरे द्वारा बोला गया या लिखा गया चीज उन लोगों के पास पहुंच रहा है इनडायरेक्ट वे से, तो वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के मतलब कैटेगरी में आ जाता है। तो ये जो मैगजीन वगैरह का निर्माण हुआ, इसमें बहुत सारे मतलब क्रांतिकारियों ने या राइटर्स ने या पोएट्स ने अपना अपना व्यू पॉइंट लिखा था, तो उसके कारण पूरे वर्ल्ड एक तरह से क्लोज तो आ ही रहा था, आदमी एक दूसरे के समर्थन में उठ तो रहे ही थे, मगर साथ ही साथ क्या हो रहा था, मतलब ये सिग्निफिकेंस और एक्सटेंसिव डिटेल अबाउट द पीपल एंड देयर टाइम, वो
वो अपने अपने मतलब जगह के सिग्निफिकेंट मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजों को एक से दूसरे जगह, जैसे इंडिया में बिहार का जनता अगर कोई चीज लिख रहा है तो उसको पंजाब का जनता भी देख रहा है, पंजाब का पीपल भी देख रहा होगा, और पंजाब का पीपल जो देख रहा है उसको बिहार का पीपल भी यहाँ पे देख रहा होगा। तो दोनों एक दूसरे के बारे में जान पा रहे हैं और अच्छे अच्छे चीजों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो एक तरह से ये एक दूसरे के नजदीक तो आए, डायरेक्टली नजदीक नहीं आए मगर नजदीक तो आए, और साथ ही कल्चरल वगैरह का भी इन लोगों में ये हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ब्रिटिश ऑफिशियल वेयर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कीपिंग डिटेल्स रिकॉर्ड ऑफ ऑफिशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेशन। ब्रिटिश जो ऑफिसर्स जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही मतलब अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड को रखने में बहुत ही सतर्कता बरतते थे, मतलब वो इधर उधर लापरवाही नहीं बरतते थे, जो भी होता था वो एकदम सतर्क रूप से वो क्या करते थे अपना काम। डिक्रीज ऑर्डर एक्ट एंड अदर इम्पोर्टेंट डिसीजन वेयर मेटिकुलसली रिकॉर्डेड एंड रिटेन डाउन। जो भी फरमान उस समय वो निकाला करते थे, अभी तो फरमान निकाला करते थे या जो ऑर्डर निकाला करते थे, जो भी एक्ट वगैरह बनाया करते थे, उन सब का वो लोग डिटेल रखते थे, उनकी सब रिकॉर्ड रखते थे वो लोग, और जो भी लिख के रखा करते थे तो हाँ इस दिन ये मतलब आर्टिकल ये एक्ट बना है इस दिन, और ये एक्ट का बोलने का ये मतलब है, इस एक्ट में ये चीज होगा, तो वो एक कानून बना, और किस दिन बना तो जिस दिन बना उस दिन का नाम उसके और उस दिन का डेट लिखा जाता था और वो कानून के बारे में लिखा जाता था, और उसका एक ओरिजिनल कॉपी ब्रिटिश अपने मतलब जहां पर लोगों का सब ओरिजिनल कॉपी रहता था वहां पर रख लिया जाता था। डॉक्यूमेंट लाइक गवर्नमेंट रिपोर्ट, लेटर ऑफ करस्पॉन्डेंस, सर्वेयर मैप, डिस्ट्रिक्ट गैजेट, आर्काइवल रिकॉर्ड, सेंसस रिकॉर्ड, ऑल फॉर्म ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड के फॉर्म में आते थे। ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड के एग्जांपल्स हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स डिपिक्टेड द आर्किटेक्चर स्टाइल, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, वो आर्कियोलॉजिकल स्टाइल को मतलब दर्शाते हैं, एंड क्राफ्टमैनशिप ऑफ दैट टाइम, और उस टाइम के मतलब क्राफ्टमैनशिप को बताते हैं, मतलब सिर्फ पर्सों को बताते हैं आप कैसे मतलब अच्छे तरीका से डिजाइन करते थे, सिर्फ कैसे क्राफ्ट करते थे, वो सब चीज को दिखाते हैं। रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट कल्चर मोस्ट ऑफन विथ मल्टी कल्चरल डायमेंशन। देखो अगर एक ही स्ट्रक्चर पे अगर 3 सोशल ग्रुप्स के या 3 कल्चरल के आदमी गए वहां पे या 3 रिलीजन के और उनको बोला गया तो इस पे आप पेंटिंग करिए, तो वो अपने अपने मतलब हिसाब से करेंगे, और तीनों का जो पेंटिंग करने का तरीका भी होगा वो अपने मतलब अलग होगा, और तीनों को जब एक साथ देखा जाएगा तो वो एक अलग ही मतलब मल्टी कल्चरल व्यू पॉइंट रखेगा। तो वही था, तो मतलब वो सभी दिखाया गया। द सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडिया गेव अ डीप इंसाइट इनटू सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैपनिंग टू द टाइम ऑफ द टाइम। ये सब के बारे में ये डीप आइडिया हम लोगों को देता है। सोर्सेज जो भी सोर्सेज अवेलेबल है वो इन सब के बारे में हम लोगों को डीप आइडिया देता है। वी गेट एक्सटेंसिव रिकॉर्ड अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट एंड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड द करस्पॉन्डेंस ऑफ दैट टाइम। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हम लोगों के पास जो रिकॉर्ड है बहुत ज्यादा है। हम लोगों के पास इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब कि क्या चीज कितने में बना या कितना चीज खरीदा गया, कितना पैसा लगा था, इन सब के बारे में हम लोगों के पास जो रिकॉर्ड है उस टाइम का वो हम लोगों को मतलब एक्सटेंसिव रूप में अवेलेबल है। अदर देन द मेजॉरिटी ऑफ लिटरेरी सोर्सेज वी गेट मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग, ओरल एविडेंस, फोटोग्राफ्स, रेडियो रिकॉर्डिंग, पोस्टर्स, क्रिएटिव एविडेंस and so much more than give extensive evidence to research and interpret from। ये लिटरेरी सोर्स तो है ही हम लोगों के पास एक्सटेंसिवली, मगर लिटरेरी सोर्सेज को छोड़ के हम लोगों के पास मॉन्यूमेंट है जो हम लोगों को उस टाइम के कल्चर को बताता है, पेंटिंग है जो कल्चर और सिनारियो को बताता है, ओरल एविडेंस है मतलब जो बोला गया कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह है, फोटोग्राफ्स है जो उस टाइम मतलब फोटोग्राफ्स जैसे फोटोग्राफ्स है वो भी बताता है वो टाइम कैसा था, रेडियो रिकॉर्डिंग है, पोस्टर्स है, क्रिएटिव एविडेंस है। तो ये सब चीज हम लोगों को
बारे में बताता है, मॉडर्न इंडिया का जो शुरुआत हुआ था उस टाइम के बारे में बताता है। तो सोर्सेज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज वो ऐसा हो जो डायरेक्टली जो ऑब्जर्वर के द्वारा दिया गया। सेकेंडरी सोर्सेज ऐसा होता है जो ऑब्जर्वर के द्वारा ना क्या बोलते हैं उसके एनालाइजर के द्वारा दिया गया। तो ये सब चीज ये सोर्सेज लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं, और दूसरा जो मॉन्यूमेंट वगैरह वो अदर देन लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। तो हम लोगों का ये चैप्टर एंड हुआ, यहीं तक आप लोगों का चैप्टर था। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।